वर्ल्ड प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइस, ये जब हम, क्योंकि हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखेंगे और फिर ट्रेड देखेंगे, तो वर्ल्ड प्राइस ऑफ द गुड इज दैट प्राइस व्हिच प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड मार्केट, एंड पीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमेस्टिक प्राइस जो कि विदाउट एनी ट्रेड है. नाउ इफ डोमेस्टिक प्राइस इज लेस देन वर्ल्ड प्राइस, ठीक है, आगे आपके सेमेस्टर्स में भी ये बहुत बहुत काम आने वाली है. एक्सचेंज रेट के बारे में आगे है. तो डोमेस्टिक प्राइस एंड वर्ल्ड प्राइस में से डोमेस्टिक प्राइस यदि कम हुआ, वर्ल्ड प्राइस ज्यादा हुआ, तो नेचुरली country has a comparative advantage in the good. Under this the country will export the product. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट कॉस्टलियर है, तो वो अपने कंट्री में उसको ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा तो वो एक्सपोर्ट करने के केपेबल होगा. जब नो ट्रेड होता है, शायद मैम ने भी जब डिस्कस करा होगा, एक वर्ड उन्होंने यूज किया होगा, ऑटर्की. ठीक है, जनरली हम जब बार बार हम नो ट्रेड नहीं बोलते, हम ऑटर्की, इन सिचुएशन ऑफ ऑटर्की मीन्स जब ट्रेड नहीं है तो क्या है और जब ट्रेड है तो क्या है. ठीक है, एंड इफ विस यदि कुछ और हुआ, if domestic price is more than world price, so of course country do not have a comparative advantage, and then under that condition it will import. ठीक है, तो कब एक्सपोर्ट कर रहा है, कब इंपोर्ट कर रहा है? जब डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा तो वो इंपोर्ट करेगा, डोमेस्टिक प्राइस कम तो वो एक्सपोर्ट करेगा. क्लियर है? ओके. नाउ यहाँ पे एक वर्ड हम देख रहे हैं, स्मॉल इकोनॉमी एजम्पशन. अब ये चीज क्या, ये चीज भी मैं आगे बोल चुकी हूँ आपको कि लार्ज इकोनॉमी, स्मॉल इकोनॉमी, हम यहाँ साइज नहीं बोल रहे, हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बातें करते हैं. तो इफ अ कंट्री, जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में ईच एंड एवरी फॉर्म इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, वो रहे ना रहे, इफ ही एग्जिट क्विट भी कर जाता है मार्केट को तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द टोटल मार्केट. सिमिलरली इफ अ कंट्री has very insignificant part of volume of trade, contribution to the total volume of trade, if it is insignificant, then even if that country leaves the world market, it doesn't have any effect on the rate of the interest which is prevailing in the world market, and therefore that nation is known as small economy. तो यहाँ हम ये डेफिनेशन तय करेंगे कि स्मॉल इकोनॉमी मतलब एक ऐसा देश जिसका कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ट्रेड इज मिनिमम, एंड देयरफॉर it is like a perfect competitive firm which just takes, जैसे प्राइस टेकर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो प्राइस को सिर्फ लेता है, he is not price maker. Similarly here also he cannot or the country cannot decide what the world price will be because उसकी सप्लाई मैटर नहीं करती, तो वर्ल्ड की जो प्राइस होगी या डिसाइडेड होगी वही उसके लिए गिवन होगी. अंडरस्टूड? प्राइस टेकर. ठीक है, तो इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड प्राइस, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस तब अफेक्टेड होता है, हम जान चुके हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड राइटवर्ड जाए तो होता है और सप्लाई लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड जाए तो होता है. और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ वर्ल्ड मार्केट, तो उसकी सप्लाई मैटर करती है, तो उसकी सप्लाई कम भी हो जाए तो भी प्राइस चेंज नहीं हो रही. ठीक है, तो वर्ल्ड प्राइस गिवन हो गया. अब यहाँ हम यूएस की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूएस चेंजिंग इज बिकॉज हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम यूएस कंट्री या कोई पर्टिकुलर कंट्री यहाँ डिसाइड नहीं कर रहे, हर कंट्री के लिए वैलिड नहीं होगा. क्योंकि कभी कभार होता है कि वार या कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशन होता है, उसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़े अलग से डिसाइडेड होते हैं. दैट इज पॉलिटिकल प्रेशर. जैसे यूक्रेन है, अभी जो पोजीशन चल रहा है, यूक्रेन रशिया, ये जो चीजें चल रही हैं, अब इस टाइम पे यूक्रेन में क्या प्राइसेस होगी, रशिया को क्या प्राइस मिलेगी, ये सिर्फ यूक्रेन या रशिया नहीं डिसाइड कर सकता, हो सकता और भी लोग डिसाइड करें. तो हम कोई पर्टिकुलर कंट्री यहाँ नहीं बोले, सिंपल सा एजम्पशन ले रहे हैं कि वर्ल्ड प्राइस एक स्मॉल इकोनॉमी है, वर्ल्ड प्राइस को वो ले रहा है और वो फ्री ट्रेड में एंगेज्ड है. PW इज द ओनली रेलेवेंट प्राइस. No seller would accept less than PW since no seller, ठीक है, no seller would accept less than PW since that country could sell the good for PW in the world market. जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में है, स्मॉल इकोनॉमी में है,
वो सेलर वर्ल्ड प्राइस जो भी गोइंग होगी उससे कम में वो क्यों लेगा, क्योंकि वो तो फिर वर्ल्ड को ही बेचेगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम नो बायर वुड पे मोर देन पीडब्ल्यू, क्योंकि वो वर्ल्ड मार्केट से पीडब्ल्यू में खरीद सकता है, ठीक है। तो पीडब्ल्यू इज द बेंचमार्क वर्ल्ड प्राइस, इसके नीचे सेलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक सीलिंग लग गई या फ्लोर लग गया, बायर के लिए फ्लोर हो जाता है, सॉरी बायर के लिए सीलिंग हो जाती है, सेलर के लिए फ्लोर हो जाता है। क्लियर है स्लाइड? नो अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये शॉर्ट में करते हैं। सोयाबीन का एग्जाम्पल लिया गया है, एवरीथिंग इज फ्रॉम मैनक्यू, ठीक है। सोयाबीन का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया, यू वोंट बिलीव, आप खाते हो सोयाबीन? ओके। सोयाबीन ऐसा देखा गया ओवर द ईयर, जब हम यूएस की हिस्ट्री देखते हैं, वैसे सोयाबीन इज वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ यूएस, ब्राजील, ठीक है। तो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है उससे अराउंड उन्होंने $20 मिलियन कमाए इन लास्ट 2020 2021 अराउंड 1918 ऐसा करके $20 मिलियन रेवेन्यू जनरेट। ऐसा तो जनरेट रेवेन्यू 43 44 हुआ है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से देखूं इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। सोयाबीन बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इसीलिए एग्जाम्पल लिया गया। अब क्या है ये विदाउट ट्रेड, यहाँ कंट्री कुछ भी आप नाम मत लेना, या ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्राजील बोलो तो चलेगा, ठीक है। जनरली हम स्पेसिफिकेशन नहीं देते। अब डोमेस्टिक प्राइस है $4, ठीक है। वर्ल्ड प्राइस है $6। तो व्हेन डोमेस्टिक प्राइस इज लेसर देन वर्ल्ड प्राइस, तो वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट, है ना। तो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? सो अंडर फ्री ट्रेड क्या हो रहा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, क्योंकि दिस इज द गिवन, हमें तो ये प्राइस ही मानना पड़ेगा, अब ये वाला प्राइस तो अब होगा नहीं, तो हमें ये प्राइस ही एक्सेप्ट करना है। तो उस प्राइस पे देखो डिमांड कितना है, डोमेस्टिक डिमांड है 300, और उसी प्राइस पे सप्लाई है मार्केट में 750, क्योंकि यदि इक्विलिब्रियम होता तो 500 डिमांड एंड सप्लाई होता, वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता, कुछ बचता ही नहीं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन वर्ल्ड में ऑलरेडी इसकी हाई प्राइस है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई शायद कम होगी। ये जो इकोनॉमी दिखा रहे हैं ये डोमेस्टिक का दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट वर्ल्ड मार्केट, दिस इज इकोनॉमीज मार्केट, स्मॉल इकोनॉमीज मार्केट। तो वर्ल्ड में हो सकता है उल्टा है, वहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये जो $6 है ये ऐसे फिक्स होगा। आर यू गेटिंग मी? हाउ इज इट डन? ओके। तो प्राइस फिक्स हो गया, डोमेस्टिक इकोनॉमी में 300 प्रोड्यूस वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है 450 का, 750 माइनस 300, दिस इज द एक्सेस, एक्स्ट्रा, जो वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एडवांटेज है, फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ वी कैन इजीली सी, ये सीधा का सीधा एडवांटेज हो रहा है उसको, क्योंकि इंडिविजुअली यदि हम एक एक करके देखें, $4 पे वो सेल करता तो 500 वो सेल कर पाता, दैट मीन्स $22,000 उसको मिलते, न्यूमेरिकली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी पे अब क्या मिल रहा है उसको देखो, $6 पे 750 सेल कर रहा है, तो उसको ये मिल रहा है वो मिल रहा है। तो आपको यदि कुछ भी पूछे आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल यदि एक्सपोर्ट का पूछे तो इतना तो हम बता ही सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखो एक्चुअल जो एक्सप्लेनेशन है, जब हम विदाउट ट्रेड कर रहे हैं तो कंज्यूमर सरप्लस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज द मैक्सिमम प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस, है ना। तो इट इज ए एंड बी, यदि इक्विलिब्रियम ये होता तो, ठीक है, विदाउट ट्रेड। और प्रोड्यूसर सरप्लस, एक्चुअल प्राइस एंड द मिनिमम प्राइस, ठीक है। सो दिस इज सी,
So producer surplus is C, consumer surplus is A, B. तो टोटल सरप्लस की भी हम उस दिन बातें कर रहे थे, वेलफेयर की बातें कर रहे थे. तो टोटल सरप्लस इज A प्लस B प्लस C. द टोटल शेडेड एरिया, ये ब्लू में जो है स्काई ब्लू, ये सारा आपका टोटल सरप्लस. नाउ जब ट्रेड होगा, विथ ट्रेड, अब प्राइस इंक्रीज हो गई है. दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, दिस इज द एक्चुअल प्राइस, सो दिस इज द डिफरेंस जो कि कंज्यूमर सरप्लस है. तो कंज्यूमर सरप्लस ए. प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि अब प्रोड्यूसर को क्या है, प्रोड्यूसर इस प्राइस पे बेच रहा है और उसका मिनिमम प्राइस है ये वाला, एंड वो कितना क्वांटिटी बेच रहा है, यहां तक बेच रहा है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज बी, सी एंड डी. तो साफ दिख रहा है ये डी आ गया अचानक. पहले ए बी सी था, अब ए बी सी डी है. तो एक्स्ट्रा एरिया which was lost somewhere, आप इसको इकोनॉमिक पाई which was not distributed, it was there but it was not distributed, so there was a wastage. अब इसका wastage नहीं होगा. So this is something which is known as gains from trade. Clear एकदम? तो अब विदाउट ट्रेड इट इज 3000. ठीक है, क्वांटिटी 400. क्वेश्चन होगा ऐसे, आपको ऐसे दिया जाएगा. वर्ल्ड मार्केट इज 1500. अब देखो लोअर है, क्वेश्चन ये होगा. ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन आपको करना है, क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, कितना होगा, किसका कितना रेवेन्यू होगा, कितना कंज्यूमर सरप्लस, कितना प्रोड्यूसर सरप्लस एंड सो ऑन. ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लो. क्या आंसर होगा, या चलो पहले ये बताओ, इंपोर्ट होगा कि एक्सपोर्ट होगा? मैम इंपोर्ट होगा. इंपोर्ट होगा, बिकॉज डोमेस्टिक प्राइस इज मोर देन वर्ल्ड प्राइस. ठीक है, तो हम इंपोर्ट करना ही ज्यादा पसंद करेंगे बिकॉज वर्ल्ड प्राइस 1500 है. अब क्योंकि ये 3000, दिस वाज 4000, तो दिस इज 200 1500 पे, एंड दिस इज 600. तो दिस इज द सप्लाई एंड दिस इज द डिमांड. तो डिफरेंस है कितना, 400 का. 400. तो 400 इंपोर्ट होगा. yes, ठीक है, अब इसका कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के हिसाब से भी हम देखें, तब भी हमें पता चल जाएगा क्या चीज हो रही है. So this is the amount of import. ठीक है, तो अंडर फ्री ट्रेड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स 600, domestic producer supplies 200, therefore they have to import if they have to satisfy the economy. ठीक है, क्योंकि अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करेंगे, इन केस कर दिया तो बहुत सारे कंज्यूमर्स विल बी लेफ्ट आउट. दिस पार्ट ऑफ द कंज्यूमर विल बी लेफ्ट आउट. सिर्फ ये लोग, इनको ही मिलेगा प्लाज्मा टीवी. ठीक है, तो इट इज वेरी गुड फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो. प्लाज्मा टीवी इज, इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इसीलिए लग्जरी गुड का एग्जाम्पल लिया हुआ है. ठीक है, तो इससे फायदा कंज्यूमर को हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हो रही है, प्रोडक्ट उसको लोअर प्राइस में मिल रहा है, उसकी सेविंग हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ. तो हर इकोनॉमी में जब वर्ल्ड प्राइस हमें कम मिले, ऐसा बहुतों बार हुआ है कि जैसे पल्सेस, और रिसेंटली एडाइबल ऑयल के बारे में भी बातें चल रही है. आई डोंट नो हाउ इट वुड बी डन, लेकिन पल्सेस का मैं बोल सकती हूँ. पल्सेस हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका, म्यांमार, तो यहाँ पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है. तो यहाँ पल्सेस, और हमारी इकोनॉमी में यदि 100 रुपीज सपोज इन केस है और उनकी इकोनॉमी में यदि 50 रुपीज है, तो मैं अपने लोगों से ना खरीद के मैं यदि इंटरनेशनल इंपोर्ट करूं तो आई विल बी सेविंग 550 रुपीज.
इससे मार्केट में भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो प्राइस राइज हुई है कहीं ना कहीं स्केर्सिटी की वजह से भी हुई है। तो यदि डिमांड उतनी है एंड डिमांड फॉर पल्सेस फॉर इज नेसेसरी गुड, इलास्टिसिटी का भी रिलेशन हम देख चुके हैं कि कितना इलास्टिक और इनइलास्टिक होने से प्राइस राइज ज्यादा करता है, इनइलास्टिक होने पे प्राइस राइज ज्यादा करता है, इलास्टिक होने पे प्राइस फॉल ज्यादा करता है। याद आ रहा है रिलेशन? प्राइस एंड रेवेन्यू में सेम डायरेक्शन है इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, और प्राइस इंक्रीज कौन करेगा? सेलर। क्यों? क्योंकि उसको पता है मार्केट में इनइलास्टिसिटी है, स्केर्सिटी है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सप्लाई को बढ़ा देगा, सप्लाई को राइटवर्ड कर देगा, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज कर जाएगी। तो हो सकता है ये 100 ना रहे, ये 90 पे ही आ जाए। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सप्लाई कहाँ से आई? ये एक्स्ट्रा सप्लाई इंपोर्ट से आई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने डोमेस्टिक प्राइस जो हमारी थी वो ज्यादा थी दैन वर्ल्ड प्राइस, इसलिए हमने तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डोमेस्टिक इकोनॉमी के भी करेक्शंस कर सकते हैं। इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होता है उस चीज को भी कहीं ना कहीं हम सही कर सकते हैं, यदि हमें इंपोर्ट थोड़ा सही मिल जाए तो दिस इज दैट केस। ठीक है, तो ये प्लाज्मा टीवी का एग्जांपल है, इसके जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ इसलिए लिया गया ताकि इससे रिलेटेड कभी कभी होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये सब प्रिंसिपल्स पूछ लेते हैं, उसका भी आंसर हमें पता होता है। हो गया? ओके। अब यहाँ भी देखो गेन्स, चाहे हम इंपोर्ट करें चाहे हम एक्सपोर्ट करें, यहाँ भी गेन्स हो रहा है। वापस वही कंज्यूमर सरप्लस इज द मैक्सिमम एरिया। सो पहले ये प्राइस था मैक्सिमम प्राइस, तो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो दैट इज द एरिया ए। प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस वाज द प्राइस and this was the minimum, so this and this would have been the producer surplus. But now since there is a trade, with trade consumer surplus increases. Why? Because this is the price and this is the maximum price. So all this area A, B, D, because this is the quantity you are getting, देखो majority of the demand you are covering, है ना? तो बहुत सारे कंज्यूमर जो नेट में नहीं थे, जिनको हम नहीं दे पा रहे थे, उनको भी आपने इंक्लूड कर लिया। अब आपको ऑल्टरनेटिव जो हम डिस्कस कर रहे थे, लाइन में खड़ा हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस कुड एलोकेट योर गुड्स प्रॉपरली। तो यहाँ एलोकेशन भी हो गया और कंज्यूमर सरप्लस भी इंक्रीज हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस सिर्फ अब ये वाला पार्ट है, बिकॉज ये वाला पार्ट तो ट्रांसफर हो गया फ्रॉम कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस टू कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो टोटल सरप्लस A plus P plus C plus D, so this is additional amount you are getting, so which is again gains from trade. ठीक है, तो एज अ होल यदि हम देखें या एज अ हम देखो, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं हम और ये भी मैं आगे बोल चुकी हूँ कि एक ही कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी है। जनरली स्टूडेंट से पूछते हैं वो अपने आप को कंज्यूमर ही बोलते हैं, लेकिन हर कंज्यूमर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी है। तो इकोनॉमी गेन कर रहा है तो दैट गेन इज आल्सो कमिंग टू यू, बी इट कंज्यूमर बी इट प्रोड्यूसर। सो द बेसिक समरी ऑफ इट इज व्हाट, कि आप चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो, आप इकोनॉमी को बेनिफिट दे रहे हो, आप इकोनॉमिक पाई को, जीडीपी को ब्रॉडर कर रहे हो, डी दे रहे हो एक्स्ट्रा, चाहे आप उसको कंज्यूमर सरप्लस में डाल के दो चाहे आप प्रोड्यूसर सरप्लस करो, एक एक्स्ट्रा चीज हमारे पास आ रही है विच इज गुड। ठीक है, एंड हिस्ट्री से, इकोनॉमी हिस्ट्री बोलता है कि जब से हमने प्राइवेटाइजेशन फुल फ्लेजेड करा है, लाइक से 2003, 4, 5, वैसे तो 1992 से चला है, लेकिन यदि हम फुल फ्लेजेड देखें तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन से जीडीपी हमारी इंप्रूव भी हुई है, क्योंकि हम 2019 में ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सोच चुके थे। ये तो अभी 2 साल ऐसे चला गया, अदरवाइज हमारी 5 ट्रिलियन जिस रेट से चल रहा था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नो डाउट हमारी हो भी जाती। तो ट्रेड से बेनिफिट ही होता है, चाहे कितने ही लोग अगेंस्ट में बोले, क्योंकि इस चैप्टर में हमें अगेंस्ट वाली थ्योरी भी पढ़नी। ठीक है, तो बट इकोनॉमिक हिस्ट्री बोलता है कि ट्रेड से कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी की भी नुकसान नहीं है। पर कैपिटा इंक्रीज होना, जीडीपी इंक्रीज होना, ये सब हुआ है।
एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ट्रेड क्या नहीं लाता अपने साथ. So these are the effects. Domestic price less than world price, that country will export. Domestic price more than world price, that country will export. Import. Consumer surplus, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और वो हायर प्राइस पे कर रहे हैं, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस तो फॉल करेगा. और यहाँ लोअर प्राइस हो जा रही है, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस राइज करेगा. यहाँ हायर प्राइस हो रही है, इसीलिए प्रोड्यूसर सरप्लस राइज करेगा. और जब आप इंपोर्ट करते हो लोअर प्राइस पे, तो प्रोड्यूसर सरप्लस फॉल करता है. बट टोटल यदि मैं देखूं, ये सब पिक्चर में हटा दूं, मेन पिक्चर ये है, सरप्लस विल इंक्रीज. सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस. वेदर कोई तो कभी भी डिबेट, क्योंकि यू हैव ज्वाइंड अ सोसाइटी विच इज मोर, ऐसा बहुत बार होगा, चाहे आप कुछ भी करो डिस्कशन, तो इज दिस पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कल्चर. डिबेट इज अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर. तो ऐसा हो तो यू कैन यूज दिस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. और ज्यादातर फॉर्चुनेटली एटलीस्ट जीयू में ज्यादातर जो इको ऑनर्स पढ़ते हैं और उनको जो पढ़ाने वाले भी होते हैं, they are in favor of international trade. जितने भी ज्यादातर, मैं वो जितने लोगों को भी जानती हूँ, ज्यादातर दे आर इन फेवर ऑफ ट्रेड. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ट्रेड के फेवर में बात नहीं करते. ठीक है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द थिंग. हो सकता है आपकी सोसाइटी या कोई पॉलिटिकल ले रहा हो या सोशियोलॉजी लेके पढ़ता हो, वो शायद ट्रेड के अगेंस्ट बोलेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जनरली ट्रेड के अगेंस्ट नहीं बोलते. क्लियर? ठीक है, तो ट्रेड क्रिएट्स विनर्स एंड लूजर्स ऑफ कोर्स, बट गेन्स एक्सीड द लॉसेस. और हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई भी चीज हम करें, उसमें बेनिफिट यदि ज्यादा हो than cost, then that policy, that scheme, anything, it should move on, it should go on. सब देखो वही प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड चीजें बातें कर रहे हैं. ट्रेड बेनिफिट्स एवरीबडी. What are the other benefits? Consumers enjoy variety of goods. ठीक है, तो आज हमें जो चीजें मिली हैं, आज हमारे पास चॉइसेस हैं. दिस इज ऑफ कोर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. चॉइस मिलना ही अपने आप में रेवोल्यूशन है. Producers sell a larger to the greater market, larger market may achieve lower cost by producing on a large scale. Economies of scale. ये आप स्मॉलर क्लासेस में आपने पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं. ठीक है, जब हम ज्यादा, जैसे लोकल कोई प्रोड्यूसर है और वो यदि अपना प्रोडक्ट बाहर बेच सकता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो गया. और यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो तो वन टाइम है, वो तो एक ही बार लगना. तो धीरे धीरे एफसी कंटिन्यूअसली फॉलिंग होती है. इसकी वजह से आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलता है, और लॉन्ग रन में जाके फिक्स कॉस्ट जीरो भी हो सकता है और आपको बेनिफिट मिल सकता है. Competition from abroad may reduce market power of domestic firm, which could increase total welfare. बहुत इसके फेवर में भी बोलते हैं, अगेंस्ट में भी बोलते हैं. बट डोमेस्टिक फर्म कभी कभार, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंडियन फर्म हो तो हमेशा हम उसको, जस्ट बिकॉज दैट फर्म इज इंडियन, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. नॉट नेसेसरी. कंज्यूमर फाइनली बहुत सेल्फिश है, और होना भी चाहिए. होना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको यदि कोई फ्लाइट मिले और उसका प्राइस, इंटरनेशनल कैरियर है और उसका प्राइस लोअर है दैन द डोमेस्टिक कैरियर, तो ऑफ कोर्स आप इंटरनेशनल कैरियर के साथ ही उड़ोगे. ठीक है, तो हम उस टाइम पे ये नहीं देखते कि देशभक्ति हमारी पतंजलि बड़ी सस्ती है या महंगी है. पता है कुछ? यस मैम, महंगा है वो. बहुत महंगा है. यस मैम. बहुत ज्यादा महंगा है. लेकिन आप कुछ भी सर्वे कर लो, कितने लोगों का भी सर्वे, 20 लोगों का कर लो या 2000 लोगों का कर लो, आपको पता चल जाएगा कि पतंजलि कितने परसेंटेज में बिकती है. इट इज अ बिग ब्रांड ऑफ कोर्स, बहुत कंज्यूमर है इसके, बट सिर्फ आउट ऑफ शेयर नेशनलिज्म कि इंडियन प्रोडक्ट है मुझे बाई करना है, नो, हम नहीं करेंगे. मेरे सामने पतंजलि दे दो और कोई दूसरा ब्रांड दे दो,
दूसरे ब्रांड भी सब ज्यादातर इंडियन ब्रांड ही है, लेकिन यदि इंटरनेशनल ब्रांड मेरे को चीपर मिलता है, आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, हमने ये देखना छोड़ दिया है मेड इन इंडिया, मेड इन वियतनाम, हमने देखना ही छोड़ दिया। हम सीधा एमआरपी देखते हैं, कंपेयर करते हैं और ले लेते हैं। तो कंपटीशन होगा ना, तो ये लोग भी थोड़े अलर्ट होंगे और ये भी फोर्स्ड होंगे उसी प्राइस पे बेचने के लिए जो कि वर्ल्ड प्राइस है। तो धीरे धीरे आपका डोमेस्टिक प्राइस भी इसी के बराबर ही हो जाएगा। कंपटीशन तो दैट इज नेसेसरी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई नेशनलिज्म से फेवर करते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा कि हमने नेशनल प्रोडक्ट को फेवर करा हो जस्ट बिकॉज उसका खादी, खादी इज एन अगेन एग्जाम्पल, खादी इज वेरी कॉस्टली। आपकी मम्मा जानते हैं खादी के प्रोडक्ट्स बहुत बहुत महंगे हैं, चाहे वो साड़ी हो चाहे कुछ भी हो, बहुत महंगे हैं। तो उसमें आपके 5 ड्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन पहनता, आपने कितने लोगों को देखा है खादी पहनते खरीदते हुए? तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए वो एक क्या हो, एक तरीके से बर्डन हो रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ वो आर्टिशियन को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, इसलिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट दे रही है। लेकिन मार्केट में शेयर है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, वो खुद ही बायर है, खुद ही सेलर हो रही है आजकल, नोबडी एल्स इज डूइंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है ना, वही उसको सपोर्ट करे जा रही है और कोई मेरे हिसाब से नहीं होता। ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेंगे आपको 20-30 लड़के लड़कियां जो खादी पहनते हैं, लेकिन बहुत कम। ओके, ट्रेड एनहांसेस द फ्लो ऑफ आइडियाज, वेरी इंपॉर्टेंट, नो हाउ, नॉलेज। ठीक है, R&D में बहुत मदद करता है ये। तो स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि हम यदि खाली टेक्नोलॉजी खरीदें तो शायद महंगा पड़ जाए, लेकिन जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट आ जाता है, उसकी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी उसके पीछे जो है वो हम पता कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं और अपना जिसको बोलते हैं इंडियन वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज अनदर बेनिफिट विच इज एक्चुअली कॉस्ट फ्री, देयर इज नो कॉस्ट फॉर इट। आपको सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसको यूज करना पड़ रहा है, उसको देखना पड़ रहा है, रिसर्च करना पड़ रहा है, वो कॉस्ट है। लेकिन बाकी आप वही प्रोडक्ट यहाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी ही क्यों बोलूंगी, हर चीज, मतलब उनका एजुकेशन, उनका पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इम्बाइब कर रही है या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कर रही है, तो स्कूल एजुकेशन हर पैटर्न में हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स के जो चीजें ये लोग ऐड कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड के कोई स्कूल ये कर रहा है, कहीं से तो ये इन्होंने करा है, लाइक फ्रॉम जापान स्कूल या फ्रॉम US स्कूल, क्योंकि वहां के स्कूल में ये लोग गए हैं, रिसर्च इन्होंने देखा है कि हम वो चीज यहाँ क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये चीजें ट्रेड के साथ आ सकती हैं, एजुकेशन इज ऑल्सो ट्रेडेड। आपके कॉलेज में भी एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे मेरे हिसाब से, यहाँ से बाहर की यूनिवर्सिटी जाएंगे, बाहर वाले यहाँ आते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है 20 दिन 22 दिन 30 दिन ऐसा कुछ। तो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आप रशियन यूनिवर्सिटीज या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी जिसके साथ भी आपका टाई अप है, वो लोग आपको लेके जाते हैं। ओके, देन व्हाई देयर इज ऑपोजिशन टू ट्रेड। ठीक है, हमने जब वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ चैप्टर 1 पढ़ा था, ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ। ठीक है, मेरे हिसाब से 8th प्रिंसिपल या 7th प्रिंसिपल शायद था, ट्रेड मेक्स एवरीबडी बेटर ऑफ। The winners from trade could compensate the losers and still be better off. ठीक है, क्योंकि जो पैसा आएगा, विनर्स ज्यादा होंगे, लॉस कम होगा, तो हम उससे कंपेंसेट कर सकते हैं। Yet such compensation rarely occurs. ये ऑपोजिशन क्यों हो रही है, क्यों बोलते हैं कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, इससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा है एंड सो ऑन, क्योंकि ये कंपेंसेशन कम है। जैसे कभी हम देखें कि हम इंपोर्ट जब करते हैं तो लॉस में कौन जा रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस का जो बेनिफिट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस के पास जाना चाहिए, यदि आप इंपोर्ट को जस्टिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसफर है
ये जनरली नहीं होता, because it will need not only good intention but huge effort on the part of the government to transfer this additional surplus extra जो gains from trade you are taking वो producer तक जाने के लिए. The losses are often highly concentrated among small group of people who feel them acutely. The gains are often spread thinly over many people who may not see how it benefits them. कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आप बेनिफिट किसको दे रहे हो? बेनिफिट दे रहे हो कंज्यूमर को, और वो यदि 130 करोड़ है तो अब उनको पता ही नहीं चलेगा उनको बेनिफिट है, वो तो हक ही मान के बैठ गए कि यही हमारा प्राइस है, ठीक है, तो उनको बेनिफिट पता नहीं चलेगा, और जो सेलर है वो इतने कम है कि उनको ज्यादा हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो दोनों को ही, जिनके लिए आप कर रहे हो उसको पता नहीं चल रहा है, और जिनसे लेके आपने किया उनको बड़ा पता चल रहा है. तो hence losers have more incentive to organize and lobby for restriction of trade. उनको ज्यादा हर्ट हो रहा तो इसीलिए वो फोरम क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट को प्रेशर डालेंगे, बोलेंगे ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है. ये जो प्रेशर का ही नतीजा है फार्म लॉज. जिनको फायदा हो रहा है उन्होंने तो कभी बोला नहीं. एकदम रियल एग्जाम्पल, फार्म लॉ से फायदा किसको होता? बहुत फार्मर को होता, बहुत कंज्यूमर को होता, सबसे बड़ी बात कंज्यूमर को होता, लेकिन कोई कंज्यूमर उसका सपोर्ट में नहीं बोला कि गवर्नमेंट ने करा है, फार्म लॉ सही करा है. वो भी उसके अगेंस्ट बराबर धरना देके बैठ जाते. गाजियाबाद के इस पार, गाजीपुर के इस साइड प्रोड्यूसर लोग धरना दे के बैठे हैं, और उस साइड यदि कंज्यूमर धरना दे के बैठ जाते और बोलते नहीं गवर्नमेंट ने जो करा है सही करा है, तो अपने आप चीजें शायद रिजॉल्व होने की कोशिश होती. लेकिन कंज्यूमर को पता ही नहीं चला, उसको समझ में ही नहीं आया कि ये फार्म लॉस. और आज भी इवन मैं इकोनॉमिक्स के पढ़ने वाले स्टूडेंट को जब पूछती हूँ, मतलब बहुत अफसोस की बात है कि दे डोंट इवन नो वो 3 लॉस क्या थे, नहीं पता. वो लॉज हमें क्या असर करते ये नहीं पता. मैं उनका भी अनफॉर्चुनेट नहीं बोलूंगी, इट इज अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, गवर्नमेंट इसका सही ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. दैट्स ऑल. एनी हाउ, तो लूजर्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा ट्रेड के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है. ओके, नाउ टैरिफ, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करना. एक टाइम था इंडिया में भी जब ट्रेड को आज भी है, ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन करा जाता था ताकि इंपोर्ट को कम करा जाए. एक वर्ड चलता था एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उस टाइम पे, कि एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करूं, इंपोर्ट ना करूं. लेकिन वही है कि कुछ दिए बगैर आपको कुछ मिलेगा, ऐसी जिंदगी में कभी कभी भी नहीं होने वाला. आप वर्ल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, वर्ल्ड को प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और वर्ल्ड को अपने एरिया में घुसने तक नहीं देना चाहते, ठीक है. वो लोग भी तो बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग भी तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. तो एक तरह गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. लेकिन यदि रेस्ट्रिक्ट करना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा? टैरिफ इज वन ऑफ द वे, एक तरीके का टैक्स है ये ऑन इंपोर्ट्स. कॉटन शर्ट, उसका वर्ल्ड प्राइस है 20, और 10 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से टी शर्ट आपने लगा दी पर डॉलर, पर टी शर्ट के हिसाब से $10. तो इसका मतलब कंज्यूमर को अब $30 पे करना पड़ेगा फॉरेन शर्ट, फॉरेन इंपोर्टेड शर्ट. आज भी इंडिया में डोमेस्टिक जो शर्ट्स होते हैं, कॉटन शर्ट्स होते हैं, उसके कंपैरिजन में इंपोर्टेड जो कॉटन शर्ट्स होते हैं दे आर हाईली कॉस्टली. तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर का यदि मैं नॉर्मल नेचर बोलूं, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, तो वो लो प्राइस की तरफ झुक जाता है, और जिसको मैंने इंपोर्ट किया, जिसको बिजनेस करने का मौका दिया मैंने इधर, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा. तो और ऐसा यदि चलता रहा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं और टैरिफ हम हटा नहीं रहे हैं, अदरवाइज दे वर इक्वल, ये भी $20 वो भी $20, क्योंकि मैंने बोला स्मॉल इकोनॉमी है, इट विल बी गिवन प्राइस $20 पे बिकेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने $10 लगा दिया, तो 10 रुपीज और
एक्स्ट्रा हो गया, $30 हो गया। तो ये आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बेनिफिट दे सकता है, और जिसके वजह से हो सकता है आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाए, और वही ये लोग चाह रहे हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करना ही चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन जनरल द प्राइस फेसिंग डोमेस्टिक बायर्स एंड सेलर इक्वल्स PW प्लस T। तो W प्राइस, वर्ल्ड की प्राइस है 20, उन्होंने 10 रुपीज एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये हो गया 30। तो इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम प्राइस के आसपास कहीं चले गए। पहले हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थे, अब ये जो गैप है, ये गैप थोड़ा कम हो गया है। दैट मीन्स विथ ट्रेड एंड विदाउट ट्रेड में कुछ खास फर्क अब नहीं है। ठीक है, इस चीज को यदि मैं और फ्लैट बनाऊं ना, डिमांड सप्लाई को और फ्लैट बनाऊं, ये गैप और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन ये होता है जब इक्विलिब्रियम प्राइस और आपका विथ ट्रेड वाला प्राइस जो है, चाहे वो इसके ऊपर हो चाहे इसके नीचे हो, मोटिवेशन आपके इंसेंटिव, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। तो व्हाट इज दैट इंसेंटिव? इंसेंटिव इज दिस गैप। आप यदि इससे पहले वाला कोई भी ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा, ये जो गैप, ये जो प्राइस है और ये जो प्राइस है, ये गैप ज्यादा यदि है तो आपको बेनिफिट है, आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड उतना ज्यादा होगा। लेकिन इस गैप को आप छोटा कर दो तो ये ट्रायंगल भी छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से यही कर रहे थे, यह कर रहे थे। तो अब ये $30 और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, तो पहले क्या था $20, अब हो गया है $30। तो नेचुरली आपका जो इंपोर्ट है वो अब वैल्यू कम हो गया। पहले क्या था, इतना आप इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहां से यहां तक कर रहे हो। ठीक है, तो इंपोर्ट आगे से कम हो गया, और वही हम चाह रहे थे कि इंपोर्ट कम हो जाए, और वही हुआ। ठीक है, तो फ्री ट्रेड में बायर्स डिमांड 80, सेलर सप्लाई 25, सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 55 जो इंपोर्ट से कवर हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने रेस कर दिया, टैरिफ लगा दिया, प्राइस राइजेस टू 30, डिमांड डिक्रीज करेगा 70, सेलर सप्लाई इंक्रीज करेगा 40, एंड द डिफरेंस reduces to 30। ठीक है, रिपीट करती हूँ। तो डेड वेट लॉस वाली थ्योरी, ठीक है, यदि हम टैरिफ लगाएं तो हमारा डेड वेट लॉस क्या हो रहा है, DNF। कैसे? कि जब फ्री ट्रेड हो रहा था तो कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस विल बी A, क्योंकि दिस इज द प्राइस विदाउट टैरिफ। पहले ये नहीं है, ये वाला प्राइस है, सो इट इज A, इट इज B, क्योंकि यहां तक हम डिमांड करेंगे, तो A, B, C, D, E, F सारा ही मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस ओनली G। लेकिन जब टैरिफ लगा देते हो तो टैरिफ लगाने के बाद क्या हो रहा है, टैरिफ लगाने के बाद कंज्यूमर सरप्लस आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब आप इंक्रीज कर दिए प्राइस यहां तक 30, कंज्यूमर डिमांडिंग यहां, सो इट इज A एंड B।
ठीक है, दिव्य यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ये आसानी से नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक दो बार खुद से आप जब करोगे तो ही चीजें क्लियर होगी, खाली देखने से नहीं होगा। ठीक है, producer surplus is C plus G because this is the price they are paying and this is the amount they are supplying। ठीक है, तो विद इन दिस यदि हम देखें, क्योंकि प्राइस के नीचे और सप्लाई के ऊपर प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, तो दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो बाकी कहाँ गया, एंड रेवेन्यू इज ई, क्योंकि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अर्निंग हमारी ई। ठीक है, तो रेवेन्यू इज ई, टोटल सरप्लस इज ए बी सी ई जी, so this part deadweight loss। ठीक है, यदि हम फ्री इंपोर्ट करते तो ये सारा ही पार्ट हमारा, ये पूरा ट्रायंगल हमारा इंक्लूडेड होता, लेकिन टैरिफ लगा देने की वजह से पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस इज लॉस्ट, सो इट इज डेडवेट लॉस। क्लियर है? So this is the part ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन। तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, अंडर कंजम्पशन हो रहा है, जिसके वजह से पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज लॉस्ट, पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस इज लॉस्ट। ठीक है, तो डी was included in consumer surplus and F was part of consumer surplus, so excess, this is the part of excess production and excess consumption which is lost। कोटा सिस्टम दो तरीके होते हैं, टैरिफ एंड कोटा का कंपैरिजन, या ट्रेड का ये क्वेश्चन डिमांड एंड सप्लाई से आता है, टैरिफ एंड कोटा, कौन सा करें कौन सा ना करें, दोनों ही करें ना करें। सो व्हाट आर दिस? इंपोर्ट कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लिमिट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ अ गुड, हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं उसका एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है। मोस्टली हैज द सेम इफेक्ट हैज दैट ऑफ टैरिफ, व्हिच मींस इट विल आल्सो रेज द प्राइस, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट रिड्यूस करेगा, बायर्स का जो वेलफेयर है, एक सेकेंड दिव्या, okay, so tariff also has the same effect as that of quota has the same effect as that of tariff. It will raise the price, it will reduce welfare, both consumers and producers, it will reduce buyers welfare, increases sellers welfare. A tariff creates revenue for the government, a quota creates profit for the foreign producers of the imported good who can sell them at a higher price, or government could auction licenses to import to capture this profit as revenue, usually it does not। ठीक है, गवर्नमेंट टैरिफ जो होता है गवर्नमेंट के लिए एक तरीके का रेवेन्यू होता है, और कोटा क्या होता है कि जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंपोर्ट जो जिसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको हायर प्राइस पे बेच सकते हैं। ठीक है, जब आप कोटा कर देते हो कि इतना ही हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो अब आप कोटा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप प्राइस नहीं देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप प्राइस को हाई करके, क्वांटिटी लिमिटेड उन्होंने बोल दी है, तो लिमिटेड क्वांटिटी आप उस कंट्री को सप्लाई कर रहे हो, लेकिन एट अ हायर प्राइस। ठीक है, तो नुकसान ही हो गया एक तरीके से, और सामने वाले का प्रॉफिट हो गया। अब गवर्नमेंट भी इसको लाइसेंस का, ये जो होता है इंपोर्ट के लिए, इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है कि इसकी भी गवर्नमेंट टेंडर वेंडर निकाले, जैसे गवर्नमेंट को राफेल, है ना, ये जो राफेल डील हुई थी, जो एयरक्राफ्ट, तो इसको ये हमने इंपोर्ट किया, या ऐसे बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, और यदि हम बोलेंगे हम 20 राफेल ही इंपोर्ट करेंगे, हम यदि नंबर मेंशन कर दें, तो नेचुरल है कि ये जो राफेल होगा ये हायर प्राइस पे हमें मिलेगा। और गवर्नमेंट इसका काउंटर करने के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट इसके लिए बिडिंग करेगा। बिडिंग भी हम थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, जान चुके हैं,
कि बिडिंग में भी हायर प्राइस यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट बाई करेगा तो ऑफकोर्स लोएस्ट प्राइस पे वो बाई करेगा, ठीक है। लेकिन हर जगह हर बार ये नहीं होता कि हम हर चीज के लिए बिडिंग कर दें और हम लोएस्ट वालों से ही खरीदें। गवर्नमेंट के लिए तो फिर भी पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज कोई कंपनी को टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है और वो यदि बोले, जैसे हाँ अभी रिसेंटली एकदम अच्छा एग्जांपल, कोविड के टाइम पीरियड में बहुत चेंजेस हुए बीच में, इतने चेंजेस। जब वैक्सीन की बात आई थी और जब सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो सेंटर ने बोला था कि हम इतना ही देंगे, चाहे आपका पॉपुलेशन ज्यादा हो चाहे पॉपुलेशन कम हो, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि पहले ये बात हुई थी कि सीनियर सिटीजन को पहले लगाई जाएगी, फिर उसको रिड्यूस करके 40 तक आए थे, फिर ऐसे करते 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 आए थे। तो सीनियर सिटीजन जहां होगा, अब उसका परसेंटेज जब लिया गया कौन से स्टेट में सीनियर सिटीजन ज्यादा है, तो सपोज केरला में ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज्यादा है, तो ज्यादा वैक्सीन उधर चली गई, ठीक है। दिल्ली विच इट इसको बहुत कम मिला, परसेंटेज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से इसको कम मिला, बिकॉज दिल्ली में 40 के लोग ज्यादा है, ठीक है। यंग जनरेशन यदि आप बोलो वो ज्यादा है, सीनियर सिटीजन कम है। और उसी का ही रिजल्ट आपने सेकेंड वेव में देखा, जब दिल्ली में बहुत डेथ हुई, बहुत ज्यादा डेथ हुई, और वो सब के सब ज्यादातर 40s में थे। कोरोना वायरस से जो लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे। यहाँ ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा था, गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया था कि स्टेट कैन गो फॉर बिडिंग, वो ऑक्शन में जाए और पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेलर हैं वैक्सीन से, ओपनली उनसे खरीदे। हम आपको खरीद के नहीं देने वाले, आप खरीद लो, ठीक है। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि एक छोटा सा सिटी, एक छोटा सा स्टेट जब वो ग्लोबल बिडिंग पे जाएगा, उसका नंबर कहाँ है? क्योंकि अब वो बायर बिड कर रहा है, सेलर नहीं, अब बायर बिड कर रहा है। तो बायर जब बिडिंग करता है तो उसको हाई प्राइस मिलेगा, उसको लो प्राइस कैसे मिलेगा? समझ रहे हो बात को? कंज्यूमर जब बिड करता है उसको लो प्राइस सॉरी, सेलर जब बिड करता है तो उसको लो प्राइस मिल सकता है। तो अब गवर्नमेंट, क्योंकि यदि दिल्ली बिडिंग कर रहा है इंटरनेशनली और उसको से 1 करोड़ वैक्सीन चाहिए, तो इसका फायदा वर्ल्ड इकोनॉमी उठा लेगी और उसको हाई प्राइस पे चीजें वो देगी, क्योंकि उसने ऑक्शन पे डाल दिया, ठीक है। तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। तो इंपोर्ट हो रहा है और वो हाई प्राइस पे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने फिर इस बात को समझा और गवर्नमेंट ने बोला नहीं, मैं बिडिंग करूंगा, यदि बाहर से लाना है तो मैं ही लाऊंगा, और यदि इंडिया में प्रोडक्शन करना तो भी मैं ही करूंगा। क्योंकि इससे फर्क पड़ता है, जब गवर्नमेंट बाई करता है तो वो बल्क में बाई करेगा, वो खाली दिल्ली के लिए बाई नहीं करेगा। और बल्क बाइंग में हमेशा आपको फायदा होता है, होलसेल एंड रिटेल वाली बात, आपको हमेशा फायदा होता है, आपको लो प्राइस पे मिल सकती है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन, तो इससे टैरिफ टैरिफ सॉरी, गवर्नमेंट ऑक्शन लाइसेंस दे सकता है, किसको, किससे मैं इंपोर्ट करूं, ये बात गवर्नमेंट बोल सकता है, आप इंडिविजुअली नहीं बोल सकते, ठीक है। आप गवर्नमेंट हो तो आप ये बोल सकते हो, आप ऑक्शन कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली हम ये कर नहीं सकते, तो यूजुअली ये नहीं होता, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्टेड थ्रू टैरिफ और कोटा। ये बार बार जनरली जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो जॉब का आर्ग्यूमेंट बहुत देते हैं, और ये बहुत कॉमन है, आम जनता भी ये जानती है, लेकिन गलत बोलती है, लेकिन चलो बोलती है कि ट्रेड डिस्ट्रॉयज जॉब्स इन इंडस्ट्रीज दैट कम्पीट विद इंपोर्ट। उस इंडस्ट्री के जो जॉब्स होंगे, इंपोर्ट आप कर लोगे तो गुड्स डायरेक्टली आ गया, उसका प्रोडक्शन यहाँ नहीं हुआ, तो नेचुरली उसके जो क्रिएटर हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आपका जवाब क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स? टोटल अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट राइज,
does not rise. Unemployment does not rise as import rise because the job losses from import are offset by job gains export industries. इसका बहुत आगे हम करेंगे, जिसको बोलते हैं जॉब सेपरेशन रेट एंड जॉब फाइंडिंग रेट. ठीक है, तो इकोनॉमी में जॉब फाइंडिंग की रेट जनरली एट इक्विलिब्रियम इज शुड बी इक्वल टू जॉब सेपरेशन. जितने लोगों को निकाला जा रहा, आज ही आया है इन्फी का, इन्फोसिस एक कंपनी है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती हैं, और उसी का कंपटीटर है या उससे बेटर कंपटीटर है कॉग्निजेंट. ये इंडियन है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है. ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कॉग्निजेंट है. सेकेंड इन्फोसिस है, और रिसेंटली इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ दिखाया. सोचो, ठीक है, डिजिटलाइजेशन की वजह से 2 years पैंडेमिक की वजह से उनका फोकस, उनका सोल्यूशन देने की कैपेबिलिटी की वजह से इन्फोसिस हैव शोन ह्यूज ग्रोथ रेट. और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट किया विच इज ट्रू, क्योंकि इट इज इजी फॉर एवरीवन टू सी कि उन्होंने 50,000 फ्रेशर को लिया है लास्ट ईयर. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सोल्ड आउट जिसको बोलते हैं, जगह ही नहीं है. इन्फोसिस यदि प्लेसमेंट के लिए आ जाए तो बाकी कंपनियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. वो इतना उठा के लेके चली जाएंगी. क्यों वो उठा के लेके जाती हैं? क्योंकि उनको अपने ट्रेनिंग फैसिलिटी पे बहुत बहुत भरोसा है. वो सिर्फ टैलेंट उठाती है, वो ट्रेन होन खुद करती है, तो उनकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी फार है. तो वो ये बात, इस चीज को लेके हम बहुत उनका फेवर में हम बात कर सकते हैं कि जो ये बोलते हैं कि इंपोर्ट के होने से, टेक्नोलॉजिकल कोई भी तरीके की इंपोर्ट होने से जॉब चली जाएगी, नहीं. ये जो बोलते हैं ना, लोग बोल रहे हैं पैंडेमिक में बहुत लोग गए हैं, मैं नहीं बोल रही कि नहीं गए, लेकिन मुझे माइक्रो नहीं दिखता. एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे माइक्रो नहीं दिखता, मुझे मैक्रो दिखता है. और फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज रियली ट्रू. जॉब गेन्स इज फार मोर देन जॉब लॉसेस. ठीक है, तो वो उनको जॉब दे रही है. नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट. जिनका जॉब गया है उसके लिए गवर्नमेंट काम करे, लेकिन गवर्नमेंट ये ना बोल सके कि हमने जॉब नहीं दिया, हमने नए टैलेंट को जॉब दिया. जबकि सबको पता है ये 2 साल में स्टूडेंट का क्या हाल हुआ था, जिनको लिया है. सपोज चाहे वो IITians हो, चाहे IIM से हो, चाहे नॉर्मल कॉलेज से हो, तो उनका कैपेसिटी या उनकी कैपेबिलिटी इज फार लेस देन एवरेज. लेकिन फिर भी उनको लिया गया बिकॉज दे न्यू दे कैन ट्रेन देम. ठीक है, तो एक्सपोर्ट से जो फायदा मिलेगा, हम इंपोर्ट के लॉस को उससे मेकअप कर सकते हैं. डू यू एग्री विद दिस? कि मैम अभी इतना डेटा नहीं जानता मैं. Yes, ma'am. ये ट्रेड वेट के फेवर में बोल सकते हो ना आप, या आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ट्रेड अच्छी चीज होती है? नहीं मैम, अच्छी चीज है, होनी चाहिए. होनी चाहिए. ठीक है, तो ये फेवर एंड नॉट फेवर वाली बातें ध्यान रखना. आर्ग्यूमेंट्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, जो इस ट्रेड के फेवर में बोल रहे हैं, नॉट सॉरी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट दे देते हैं. उनको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, फॉरेन कंपटीशन आ जाता है, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, वॉर टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम करती है, और हुई भी है एक्चुअली. लेकिन इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि फाइन, if trade restriction based on true security needs, but producer may exaggerate their own importance to national security to obtain protection from foreign competition. इसको एक्सप्लेन करो आप मेरे को. इकोनॉमिस्ट ये बात मानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का आर्ग्यूमेंट ये बात मानते हैं, उसके बाद भी देखो वो क्यों कुछ बोल रहे हैं. बोलो.
producers may exaggerate their own importance. इसका मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर फॉरेन कंपटीशन आया तो फिर लोग उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो वो क्या, वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो है, लेकिन उस मुद्दे को ना ये लोग दे आर एग्जैजरेटिंग। सपोज इट द थ्रेट इज 2%, but the way they speak, the way the media speaks, the way they, because domestic producers, they are huge, they are big. If we talk about Indian producers, if they are very big enough, and of course domestic जो हमारा media है, journalist है, they are in favor of domestic producers. If they are in favor of domestic producers, they will highlight this national security a lot. हर 2 मिनट में नेशनल सिक्योरिटी की बात बोलेगी, तो इससे गवर्नमेंट अलर्ट हो जाता है, गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में आ जाता है। और बहुतों बार हुआ है, बहुतों बार, मैं कितने एग्जांपल दूं आपको, बहुतों बार हुआ है। गवर्नमेंट हैज सकम्ड टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, हैज ऑलवेज। मुझे इसीलिए मेरे को बहुत बुरा लगता है व्हेन गवर्नमेंट गोज अहेड टू अ सर्टेन डिसीजन एंड दे, मतलब एक कावर्ड जिसको हम बोलते हैं ना, कावर्ड स्टेप होता है, दे आर काइंड ऑफ पीछे चले जाना, पीछे हट जाना। जब आप इतने आगे बढ़ चुके हो, इकोनॉमी को इतने आगे लेके जा चुके हो, why are you under pressure just because there is election in certain states? No. ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। तो ये लोग करेंगे, ये मुद्दा उठाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी, ये वो बहुत बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें पिक्चर क्लियर दिखनी चाहिए, हमें हेजी नहीं दिखनी चाहिए, हमें इन द सेंस गवर्नमेंट को या इकोनॉमी को या नीति आयोग को दिखनी चाहिए। न्यूज सुनते हो ना आप, पढ़ते हो? देखता हूँ। देखते। न्यूज़पेपर एक हार्ड कॉपी हमेशा पढ़ो, ठीक है, कोई भी हार्ड कॉपी आप लेके पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको घर में आए आपके, वो आप लो और उसको पढ़ो। बिकॉज रीडिंग, एक न्यूज़पेपर जितनी इकोनॉमिक्स सिखा सकता है, मैं नहीं सिखा पाऊंगी, एंड वेरी ट्रू, ठीक है। इनफैन इंडस्ट्री, जो मैंने अभी खादी वादी के लिए भी बोला, इनफैन इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। So a new industry argues for temporary protection unless it is mature and can compete with foreign firms. ठीक है, उसको लगता है कि गवर्नमेंट को उसको टाइम देना चाहिए, इंपोर्ट जल्दी से नहीं करना चाहिए, उसको ग्रो करने का टाइम दे, ठीक है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जैसे इंडिया के स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वो न्यूबीज है, न्यू कमर्स है, इनफैन इंडस्ट्री है, तो उसको यदि लगे कि नहीं, गवर्नमेंट को जल्दी से इसमें, इस सेक्टर में एटलीस्ट अभी नहीं आना चाहिए, तो ये एक तरीके का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन देखो हमारा जवाब क्या होता है, difficult for government to determine which industries will eventually be able to compete and whether benefits of establishing these industries exceed the cost of consumer or restricting imports. Besides, if a firm will be profitable in the long run, it should be willing to incur temporary losses. दोनों तरीके से एकदम करेक्ट जवाब, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए डिटरमिन करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री compete कर पाएगी, कौन सी आगे जाके नहीं compete कर पाएगी, ठीक है। और उसके लिए जो, मतलब यदि बेनिफिट ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस इंडस्ट्रीज एक्सीड द कॉस्ट, ठीक है, यदि मैं इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो इसका मतलब मेरा डोमेस्टिक प्राइस इज मोर देन मेरा वर्ल्ड प्राइस, क्योंकि इसको तो मैंने अलाउ ही नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब कंज्यूमर को इसी प्राइस पे खरीदना पड़ रहा है, तो आप कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस करा जाएगा कि कितना हमने बेनिफिट दिया प्रोड्यूसर को, इतना कितना कॉस्ट इनकर किया हमने कंज्यूमर का, तो गवर्नमेंट के लिए डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मोर और लेस, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी फर्म जब लॉन्ग रन में, कोई भी फर्म शॉर्ट रन के लिए नहीं आना चाहती,
सब फर्म लॉन्ग रन के लिए आना चाहती है, और हर फर्म ये जानती है इनिशियली सबको लॉसेस है। मैंने आपको एक ग्राफ बना के कभी बताया था, ये वाला, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल रेवेन्यू। इनिशियली सब फर्म का टोटल कॉस्ट मोर देन टोटल रेवेन्यू होता है। इसका मतलब हर फर्म इनिशियली लॉस में ही होती है, ठीक है। और इस लॉस के लिए आप हमसे प्रोटेक्शन मांग रहे हो और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के दे जा रहे हो, तो आप कभी लॉन्ग रन के लिए, इसका मतलब आप तो केपेबल ही नहीं हो, ठीक है। तो इन्फैन इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट भी बेकार सा आर्ग्यूमेंट है कि हमें प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? इससे तो हमारे कंज्यूमर्स को ही लॉस हो रहा है। तो इज इट वर्थ ऑफ कि मैं आपको बेनिफिट देने के लिए कंज्यूमर को लॉस पे करवाऊं? अनफेयर कंपटीशन, गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे इनकेस यदि इंपोर्ट ना रोक रहे हैं तो जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ट्रेड को, वो ये बोलते हैं कि इट इज अनफेयर कि हम फॉरेन ब्रांड जो कि बहुत केपेबल है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट है, और हमारे प्रोड्यूसर्स उतने एफिशिएंट नहीं है, तो हम एक अनफेयर कंपटीशन करा रहे हैं, तो नेचुरली फॉरेन ब्रांड ही जीत जाएगी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं वी शुड वेलकम इंपोर्ट्स ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्ट सब्सिडाइज बाय अदर कंट्रीज टैक्स पेयर्स। कितनी अच्छी बात है, देखो, रिमार्केबल। We should welcome imports of low-cost products subsidized by other country taxpayers. The gains of our consumer will far exceed the loss to our producer. इसको समझिए आप। हाँ, सपोज यदि चाइना के ब्रांड को यहां हम अलाउ कर देते हैं इंडिया में, चाइना लो कॉस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। लो कॉस्ट क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी में उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज कर रही है, ठीक है। अब वो सब्सिडी कैसे आती है? उनके टैक्स पेयर से आती है, ठीक है। तो हमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, जिससे फायदा होगा, गेन्स फ्रॉम ट्रेड होगा। और क्या गेन्स फ्रॉम ट्रेड? कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। तो वी आर बेनिफिटिंग एट देयर कॉस्ट, एंड दिस बेनिफिट विल एक्सीड द लॉसेस टू आवर प्रोड्यूसर, ठीक है। चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो लो प्राइस पे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, उससे हमारे कंज्यूमर के पैसे बचेंगे। तो ये जो गेन हमें मिल रहा है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड मिल रहा है, इसको तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने प्रोड्यूसर को। इससे हमारा टैक्स पेयर का पैसा नहीं लग रहा, ये उनके टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। आई बात समझ? लेकिन हम यदि अपनी इंडस्ट्री को खुद सपोर्ट करने लगे तो हमारे टैक्स पेयर का पैसा हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में लग जाएगा। गॉट माई पॉइंट? Okay, arguments for restricting trade continued. Point 5, protection as bargaining chip. बार्गेनिंग चिप आर्ग्यूमेंट। बार्गेनिंग चिप मतलब हम प्रोटेक्शन एक तरीके से बार्गेन करने के लिए कि हम लो प्राइस दे, नहीं तो हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। The US can threaten to limit imports of French wine unless France leaves their quotas of American beef. This is wrong. हर तरीके से wrong है, एथिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। आप बार्गेन कर रहे हो और बार्गेन आपके साइड में ज्यादा रहे, उस चक्कर में आपने थ्रेट किया लिमिट के लिए, जो कि यूएस बहुत बार करता। जब ये थे इससे पहले, जो बिडेन से पहले जो थे, क्या नाम है उनका, यूएस के जो प्रेसिडेंट इससे पहले थे, हाँ, ट्रम्प ने ये किया, ट्रम्प ये कर चुके हैं। बहुत यूएस के इकोनॉमिस्ट प्रेसिडेंट ये चीज कर सकते हैं। वो ये कार्ड खेलते हैं, बोलते हैं देखो, या तो हमें अलाउ करो, मेरा प्रोडक्ट आपके एरिया में बेचने के लिए अलाउ करो, नहीं तो हम आपका इंपोर्ट इधर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये करते हैं, लेकिन इससे देखो, यदि सामने वाला रिफ्यूज कर जाए, जैसे उन्होंने बोला यूएस कैन थ्रेटन टू लिमिट इंपोर्ट्स ऑफ फ्रेंच वाइन अनलेस फ्रांस लिव्स देयर कोटास ऑफ अमेरिकन बीफ, क्योंकि फ्रेंच ने अमेरिकन बीफ के कोटा लगा रखा था, और इन्होंने बोला कि आपने कोटा नहीं हटाया तो मैं आपका बैन कर दूंगा इधर। ये थ्रेटन चलता रहता है, बट दिस इज रॉन्ग। यूएस मस्ट चूज बिटवीन टू ऑप्शन, either restrict import from France which reduces welfare in US,
डोंट रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट विच रिड्यूसेस यूएस क्रेडिबिलिटी। दोनों तरफ से फंस जाएगा, हाँ करे तो मर गया, नहीं करे तो मर गया। इन केस फ्रांस आउटराइट ना कर देता है, मना कर देता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं बेचेंगे आपको वाइन, तो इससे क्या होगा, अमेरिका यूएस में डिमांड है ह्यूज वाइन की, तो वहां के वेलफेयर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि हाँ कर दी कि बिना टैरिफ के उसको अलाउ कर दिया, तो इससे यूएस का जो एक पोजीशन है, दमदार पोजीशन है वर्ल्ड में, और अभी आप देख ही रहे हो यूएस एंड यूक्रेन ये जो चल रहा है रशिया, इससे रशिया को भी थोड़ा उसका रेड फेस हुआ, थोड़ा यूएस का रेड फेस हुआ, ठीक है। तो दिस कंट्रीज जब वो उन पे खुद पे बात आती है ना, तब इन लोगों को समझ में आता है कि दूसरे कंट्री के बारे में अब जब बोलते हो तो सोच के बोला करो। आपको शायद याद हो कि ये जब गाजीपुर में फार्मर्स लोगों का आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया के अगेंस्ट बोला कि देखो फार्मर को ऐसे बिठा दिया, फार्मर की बात नहीं सुन रहे। स्पेशली कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इन्होंने भी बहुत बातें बोली थी। और रिसेंटली कल परसों ही कनाडा में एकदम साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि हम कोई भी तरह का डिस्ट्रप्शन सहन नहीं करेंगे, रोड पे ये जो ब्लॉकेज वॉकेज कर रहे हो, वी वोंट टॉलरेट। द सेम डायलॉग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यदि बोला होता, या अमित शाह ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते यहाँ, अमित शाह ने बोला था, तो तब तो आपने बड़ा हंगामा किया था कि उन्होंने डिस्ट्रप्शन की बात। तो वही है कि जब वहां जिसको बोलते हैं कास्ट की बातें होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की बातें होती हैं, वहां आप ओपनली किसी को मार के चले जाते हो, तो वहां रेसिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, तो रेसिज्म इज, मेरी अपनी फैमिली में रेसिज्म, मेरा माय ब्रदर इज इन कॉग्निजेंट। तो वो जब लास्ट टाइम, अभी वो वापस जा रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम जब न्यू जर्सी था, तो उस टाइम पे ही मतलब ही वाज ऑलमोस्ट शॉट गन पॉइंट। तो उस डर से इतना ज्यादा रेसिज्म है वहां पे कि उसको वहां से आ जाना पड़ा, इतना डर गया कि सब कुछ छोड़ के, जैसा था एज इट इज, उसको छोड़ के इंस्टेंट वो इतना डर गया। अब वापस बुलाया जा रहा है तो वो वापस जाएगा, बट द थिंग इज कि वहां है, एंड इट इज इवन इन देयर स्कूल्स, ठीक है। हमारे एटलीस्ट आज ये कर्नाटका में हिजाब एंड सो ऑन हो रहा है, बट यदि हम उसी स्कूल के स्टूडेंट से पूछें, उसी स्कूल के क्लासमेट से पूछें, दे आर स्टिल फ्रेंड्स, परहैप्स दे आर स्टिल चैटिंग ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो अभी वो बात नहीं है, अभी तक वो बात नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स को उस नजर से देखते हो कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है। अभी तक मेरे हिसाब से ये बात नहीं है, आगे क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन वहां ये है, ब्लैक एंड व्हाइट अभी बहुत ज्यादा है। व्हाइट पीपल वहां पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो ट्रेड आर्ग्यूमेंट्स, ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ये है कि कंट्री कैन लिबरलाइज ट्रेड विथ यूनिलैटरल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स विद अदर नेशन। तो वो ट्रेड के बारे में हम जो एग्रीमेंट बनाते हैं, टर्म्स एंड ट्रीटी बनाते हैं, तो वो ट्रेड को और बेहतर बना सकते हैं, लिबरलाइज कर सकते हैं यदि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हम धीरे धीरे कम कर दें, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बनाए, लाइक नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट, जो कि एट प्रेजेंट डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाता है। जब 1995 के बाद से डब्ल्यूटीओ हेडक्वार्टर्स मोस्ट प्रोबेबली एट जेनेवा, नहीं, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स डब्ल्यूटीओ ऐसे जेनेवा है शायद। तो country will export if a good world price of the good is higher than domestic price without trade. Trade raises both producer surplus, reduces consumer surplus, but total surplus increase करता है। Import कब करेगा? जब world price उसका कम होगा, domestic price ज्यादा होगा। इससे producer surplus तो कम हो जाता है, but total surplus बढ़ जाता है due to consumer surplus. Tariff benefit producers and generates revenue for the government, but the losses to consumer exceeds this gain. टैरिफ लगाने से आपका कंज्यूमर का जो लॉस है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉमन आर्ग्यूमेंट फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड? प्रोटेक्टिंग जॉब्स, नेशनल सिक्योरिटी, इन्फैन इंडस्ट्री। तो ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करा जाता है।
Some arguments do have merit, but economists still believe free trade is the usually far more better policy. ठीक है? Okay, so that was our topic. इसको भेजूं कि नहीं चलेगा? भेज दूं? यस मैम, पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हो आप, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो एमएमए के ग्राफ थे वो खुले नहीं। खुले नहीं? यस मैम, आपने मेल किया था ना जो डॉक्यूमेंट, हाँ, वो दूसरे फॉर्म में था, वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं था, तो खुला नहीं वो। नहीं, मैं पीपीटी के फॉर्म में भेज रही हूँ आपको। ये जो भी मैं भेज रही हूँ ये पीपीटी भेज रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पीडीएफ नहीं है, पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है। ओके मैम। ओके, या तो आप कन्वर्ट कर लो या फिर आप पीपीटी के आप लैपटॉप पे ओपन करो, ये ओपन हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है।